स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग के कीवर्ड्स डिस्कस। देखो, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में क्या क्या पढ़ लिया और क्या हमें आगे चल के पढ़ना है। तो देखो, बिजनेस स्टडीज के अंदर आपके पास में दो पार्ट हैं। पार्ट 1 है जिसके अंदर मैनेजमेंट वाले सारे चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग तक के जितने भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स हम लोगों ने काफी डिटेल के अंदर कंप्लीट कर लिए। और अगर केस स्टडीज और कीवर्ड्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 तक के, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग तक के सारे चैप्टर्स के कीवर्ड्स हम लोगों ने कर लिए, प्लस केस स्टडीज हम लोगों ने कर ली। तो ये हमारा कंप्लीट है। पार्ट 2 पर जब हम आते हैं तो पार्ट 2 के अंदर हमारे पास में सिर्फ 4 चैप्टर्स है। कौन कौन से? पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें से फाइनेंशियल मार्केट अभी अभी रिसेंटली मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, वो आपको बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और बाकी के 3 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। स्टिल मैं उन चैप्टर्स की दोबारा न्यू वीडियोस बनाऊंगी, बट अगर अभी आपके स्कूल के अंदर मिड टर्म्स हैं, हाफ ईयरलीज हैं, तो आप पुरानी वीडियोस से पढ़ सकते हो। वो भी काफी डिटेल्ड वीडियोस है, ऑल्दो मैं नई वीडियोस बनाऊंगी। और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा रिविजन प्लस कुछ टेस्ट सीरीज। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग के कीवर्ड्स। देखो, कीवर्ड्स का मतलब क्या है? सबसे मेन प्रॉब्लम आपको कहाँ होती है बिजनेस स्टडीज के अंदर? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लेते हो। मेन प्रॉब्लम है भाई केस स्टडी, और केस स्टडी में भी मेन प्रॉब्लम क्या है? समझ ही नहीं आता कि केस स्टडी कौन से चैप्टर की है। चलो, एक बारी के लिए ये समझ में आ गया कि भाई इस चैप्टर की केस स्टडी है, तो ये समझ में नहीं आता यार केस स्टडी में पूछा क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट की बात की गई है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कह लो, हिंट्स कह लो, क्लूज कह लो, कि अगर ये कीवर्ड्स आपको अपनी केस स्टडी में मिलते हैं तो इन वर्ड्स को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई इस कॉन्सेप्ट की बात की गई है, इस कॉन्सेप्ट की हमसे इंपॉर्टेंस पूछी है, फंक्शंस पूछे हैं, इसके टाइप्स पूछे हैं। तो कीवर्ड्स है ये कुल मिला के। ठीक है, ध्यान से देखना है। पढ़ने का क्या तरीका है? सबसे पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है, यानी कि पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में आपको कीवर्ड्स देखने हैं। कीवर्ड्स आप अपने खुद के भी बना सकते हो, छोटे छोटे से नोट्स ही तो है ये। और कीवर्ड्स के बाद में आपको केस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी है। और केस स्टडी आप कोई भी बुक की कर सकते हो, चाहे जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हो उस रेफरेंस बुक की केस स्टडीज आप कर लो। प्लस नेट पे भी बहुत सारी केस स्टडीज अवेलेबल है, वहां से भी आप लोग कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग हमारा। तो सबसे पहले है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज हैं, उन एम्प्लॉइज के बारे में प्लानिंग करना कि उन्हें कॉम्पनसेशन कितना पे करना है, कितने एम्प्लॉइज की हमें जरूरत है, किस तरह के एम्प्लॉइज चाहिए। ये देखना कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो ओवरबर्डन तो नहीं है, उनसे ज्यादा काम तो नहीं कराया जा रहा ना, वो खुश हैं, वो सेटिस्फाइड हैं। कुल मिला के जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज की बात करते हैं, मैन पावर की प्लानिंग करते हैं, तो समझ जाना किसकी बात की गई है, हमारे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग की। एसेट्स वॉक आउट एंड कम बैक नेक्स्ट डे हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड। देखो, एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी कि जो उसके एम्प्लॉइज हैं, वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है। उनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो ये मेक श्योर करके रखना कि शाम को एम्प्लॉइज अपने घर पर जाएं और नेक्स्ट डे सुबह एम्प्लॉइज खुशी खुशी बहुत ही सेटिस्फाइड वे में वापस आए, यानी कि एम्प्लॉइज खुश रहे। प्लेस द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को चुनना। जब हम बंदे को चूज करें, जब हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हैं, तब ये ध्यान रखना कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसको कितनी स्किल्स आती है, उसको कितना एक्सपीरियंस है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट और एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर आना, ह्यूमन एलिमेंट। जब भी ऐसी कोई भी बात आपकी केस स्टडी में आती है, समझ जाना आपकी केस स्टडी कौन से चैप्टर की है, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। समझ में आ गया? अब बात करते हैं भाई स्टाफिंग के स्टेप्स की, स्टाफिंग के प्रोसेस की। तो स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स है। अब स्टेप्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड। सबसे पहले ये देखना कि हमें कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है और किस किस तरह के एम्प्लॉइज की जरूरत है। ये हमारे स्टाफिंग के प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है, जिसे बोला जाता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। और इसके अंदर भी इसे कहते हैं वर्कलोड एनालिसिस। क्या कहते हैं? वर्कलोड एनालिसिस। वही एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ही एनालाइज करना, देखना कि कहीं हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ओवरबर्डन तो नहीं है, उनसे ज्यादा काम तो नहीं कराया जा रहा, उन्हें पे इतना करा जा रहा है, काम उनसे इतना कराया जा रहा है, या कहीं हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज अंडर बर्डन तो नहीं है कि उन्हें पे तो इतना कर रहे हैं और काम सिर्फ इतना सा करवा रहे हैं। ये भी हमारा फर्स्ट स्टेप ही है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। बट इसे बोला जाता है वर्कफोर्स एनालिसिस। क्या कहते हैं? वर्कफोर्स एनालिसिस। समझ में आ गया?
एनकरेजिंग पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब्स, लोगों को एनकरेज करना कि आओ भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी है, आप आके अप्लाई करो। हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऐड दे सकते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, हम लोग फैक्ट्री गेट पर भी नोटिस लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर इस जॉब पोजीशन के लिए वैकेंसी है, आप आके अप्लाई करो। तो लोगों को अट्रैक्ट करना, उन्हें एनकरेज करना, ये क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं, इसे बोला जाता है रिक्रूटमेंट। ये हमारा सेकंड स्टेप है, क्या कहते हैं इसे, रिक्रूटमेंट। अब देखो रिक्रूटमेंट से याद आया कि रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं। एक सोर्स कौन सा होता है, इंटरनल सोर्स। कौन सा सोर्स होता है, इंटरनल सोर्स। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है हमारे, उन्हीं के थ्रू हम लोग हमारी वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल कर ले, उनका ट्रांसफर करके, उनका प्रमोशन करके ही उनके थ्रू हम लोग हमारी वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल कर ले, इसे बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वही सेकंड आता है एक्सटर्नल सोर्स। क्या आता है, एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल मतलब बाहर से बंदों को बुलवाना, न्यूज़पेपर में ऐड देना, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को बोलना कि यार हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, तेरा कोई भाई हो तो बता देना, कोई रिलेटिव है तो बताना, कोई दोस्त है तो बताना। तो जब हम बाहर से बंदों को बुलाते हैं उसे बोला जाता है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कैसे पहचानोगे, इन कीवर्ड्स की हेल्प से। शिफ्टिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एम्प्लॉइज को एक जॉब से दूसरे जॉब पर शिफ्ट करना, और यहाँ पर उनकी पे भी इंक्रीज नहीं हो रही और उनकी जो पोजीशन है वो भी इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब उनकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही और उनकी पावर भी नहीं बढ़ रही। इसे बोला जाता है ट्रांसफर। क्या कहते हैं, हम लोगों ने सिर्फ क्या करा, हमारे बंदे का ट्रांसफर करा। ये एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर बंदों की कमी थी, और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे बंदे थे, बहुत सारे बंदे थे, तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पर बंदों को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। इस तरह को बोला जाता है ट्रांसफर। क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वहीं जब बंदे को शिफ्ट करते हैं हम लोग एक जॉब से दूसरी जॉब पर, अब यहाँ पर उसकी पे भी इंक्रीज हो रही है, उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो रही है, प्लस उसकी पावर भी इंक्रीज हो रही है, तो इसे बोला जाता है प्रमोशन। क्या कहते हैं, प्रमोशन। फॉर एग्जाम्पल ये बंदा क्लर्क था और हमें लगा अकाउंटेंट की जॉब पोजीशन वेकेंट है, तो हम लोगों ने क्लर्क को अकाउंटेंट बना दिया, तो यहाँ पर हम लोगों ने उसकी सैलरी भी इंक्रीज करी और उसकी पावर भी इंक्रीज करी। ये भी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी है, इसे बोला जाता है प्रमोशन। समझ में आ गया। तो इंटरनल में सिर्फ दो ही आते हैं हमारे, ट्रांसफर और प्रमोशन। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की, जब हम बंदों को बाहर से बुलवा रहे हैं। नोटिस ऑन ऑफिस गेट फॉर रिक्रूटमेंट, हम लोगों ने ऑफिस के गेट पर ही नोटिस लगा दिया कि हमारे यहाँ पर ये जॉब पोजीशंस वेकेंट है। बेसिकली ऐसा कब होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन को अनस्किल्ड एम्प्लॉइज की जरूरत है। फॉर एग्जांपल पियोन की रिक्वायरमेंट है, स्वीपर की रिक्वायरमेंट है, अनस्किल्ड बंदों की जरूरत होती है, तो नोटिस बोर्ड पर ही फैक्ट्री का जो गेट है उस पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है और उस पर लिख देते हैं कि हमारे यहाँ पर इन बंदों की रिक्वायरमेंट है। इसको बोला जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकेंड है व्हेन कैंडिडेट्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट आर कॉल्ड, जब हम बंदों को वेटिंग लिस्ट में से बुला रहे हैं। अच्छा मैम, वेटिंग लिस्ट क्या होता है? देखो बेसिकली क्या होता है, जिन भी बंदों को जॉब की जरूरत होती है, जो बंदे जॉब ढूंढ रहे होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं अपना सीवी लेके, यानी कि अपना रिज्यूम लेके, और जाके वहां पर रिसेप्शन पर अपना सीवी दे देते हैं। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को बंदों की जरूरत है तो कंपनी कॉल करके उनको बुलवा लेती है। मान लो नहीं है तो कंपनी इन सीवीज को फेंकती नहीं है, कंपनी एक फाइल रखती है, उस फाइल के अंदर सबके सीवी इकट्ठे रखती है। फ्यूचर में जब भी कंपनी को जरूरत होती है, कंपनी इन सीवीज में से देखती है कौन सा बेस्ट और उस बंदे को कॉल करके बुला लेती है। तो यहाँ पर कंपनी बंदों को बुला रही है उस वेटिंग लिस्ट में से, यानी कि जो पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी थी, पहले वाले रिज्यूम पड़े थे, पहले वाले जो सीवी पड़े थे, उसमें से कंपनी बंदों को कॉल करके पूछ रही है आपका अभी तो कहीं काम नहीं कर रहे ना, अगर अभी काम कर रहे हो तो ठीक है, वो बंदा आ ही नहीं सकता, हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आपने अप्लाई करा था पिछली साल, आप चाहो तो अब जॉब कर सकते हो। इसे बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स। क्या कहते हैं, कैजुअल कॉलर्स। गवर्नमेंट मिडिलमैन बिटवीन जॉब सीकर्स, जॉब सीकर्स मतलब जो जॉब ढूंढ रहे हैं, एंड जॉब प्रोवाइडर्स मतलब जो लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज वगैरह हो गए। तो ये बंदा क्या है, जॉब सीकर है, जॉब ढूंढ रहा है। ये एक कंपनी है जो जॉब देती है, जॉब प्रोवाइडर है। इनके बीच में जो मिडिलमैन होते हैं, अगर ये मिडिलमैन गवर्नमेंट के हैं, जो जॉब सीकर्स को किससे मिलवाते हैं, जॉब प्रोवाइडर्स को मिलवाते हैं, इन्हें बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। वहीं अगर ये मिडिलमैन गवर्नमेंट का ना हो, बल्कि एक प्राइवेट बंदा हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, जो जॉब सीकर्स को जॉब प्रोवाइडर्स के साथ में मिलवा रही है, इनका कॉन्टेक्ट करवा रही है, तब अगर वो प्राइवेट है तो उसे हम लोग कहेंगे प्लेसमेंट एजेंसीज। क्या कहते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज।
हायरिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ये बहुत देखा होगा आप लोगों ने। कंपनीज क्या करती हैं, बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जाती हैं, एमटेक के कॉलेजेस में जाती हैं, बीटेक के कॉलेजेस में जाती हैं, अलग अलग आईआईटीज में जाती हैं, एनआईटीज के अंदर जाती हैं, बहुत सारे एमबीए के कॉलेजेस के अंदर जाती हैं और वहां पर जाके उन इंस्टीट्यूट से बंदों को हायर करती है, वहां से बंदे ले लेती है, जिसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं कि कॉलेज से प्लेसमेंट मिल गया। तो जब कंपनीज क्या करती हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाकर और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जाके वहां से फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करती है, इससे कंपनी को नया टैलेंट मिलता है, यूथ मिलता है, ऐसे बंदे मिलते हैं जिनके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर अवेयरनेस है। इस तरह को बोला जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं? कैंपस रिक्रूटमेंट, जब कैंपस से ही बंदों को प्लेसमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट है आस्क प्रेजेंट एम्प्लॉइज टू इंट्रोड्यूस न्यू कैंडिडेट्स। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जब एचआर अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के साथ में बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाता है, यार दोस्त बन जाते हैं, तब अगर एचआर को न्यू बंदों की जरूरत है तो वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ही बोल देता है कि यार अगर कोई तुम्हारा दोस्त है तो बताना, इस जॉब के लिए अप्लाई कर देगा। तुम्हारा कोई रिलेटिव है तो बताना, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर देगा, अपने यहाँ पर इस चीज की वैकेंसी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, जो स्कूल के अंदर एचआर है, मान लो उस एचआर के अकाउंट्स के टीचर के साथ में बहुत अच्छे टर्म्स है। अब मान लो इको के टीचर के लिए वहां पर जॉब पोजीशन वेकेंट है, तो एचआर अकाउंट्स वाले टीचर को बोल देगा, यार किसी इको के टीचर को जानते हो तो बताना, रिकमेंड करना। तो यहाँ पर हम लोग हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज को बोल रहे हैं, भाई आप ही नए कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस कर दो ना। इसे बोला जाता है रिकमेंडेशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। क्या कहते हैं? रिकमेंडेशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। सोर्स ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स टू वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। भाई जब कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने के लिए अनस्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है, तब आप किससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो? लेबर कॉन्ट्रैक्टर से। ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये बहुत सारे विलेज के जो लेबर्स होते हैं, विलेज के जो मजदूर होते हैं, उनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं और इन मजदूरों को ये जॉब दिलवाते हैं। कहां पर? कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। तो जब कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अनस्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग कहां से हायर कर सकते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स की हेल्प से हायर कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाले जो दो थे, ये कौन से सोर्सेस थे? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और ये जितने भी हम लोगों ने देखे, ये क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जब हम बाहर से बंदों को हायर कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब ठीक है भाई, रिक्रूटमेंट हो गया। रिक्रूटमेंट मतलब हमारे यहाँ पर मान लो 10 जॉब पोजीशंस वेकेंट है, हमें 10 बंदों की जरूरत है। हम लोगों ने बंदों को अट्रैक्ट करा और बंदों को जब अट्रैक्ट करा तो 100 बंदों ने अप्लाई कर दिया। कितने बंदों ने अप्लाई करा? 100 ने अप्लाई करा, बट हमें तो भाई 10 को ही जॉब देनी है। तो जब हम 100 में से बेस्ट 10 को सिलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है सिलेक्शन। वर्ड्स कैसे आ सकते हैं केस स्टडी में? चूजिंग मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, सबसे ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट को चूज करना, ये एक नेगेटिव प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेगेटिव प्रोसेस क्यों है? अप्लाई 100 ने करा, 100 में से हम लोग सिर्फ 10 को सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी के 90 को हम लोग क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस है, जबकि रिक्रूटमेंट क्या था? पॉजिटिव प्रोसेस था। सिलेक्ट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल, जितने भी हमारे पास में है हम लोग उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो उनका इंटरव्यू लेके करे, उनका रिटन टेस्ट लेकर करे, ग्रुप डिस्कशन से करे, कैसे भी। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन। ठीक है भाई, सिलेक्शन भी हो गया। एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोस्ट फॉर विच ही शी हैज बीन अपॉइंटेड। अब मान लो जो एम्प्लॉय है वो चार्टेड अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए हम लोगों ने उसे हायर करा है, तो उसे वो पोस्ट देना, उसको उस पोस्ट को ऑक्यूपाई करना, उसे बोला जाता है प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? प्लेसमेंट। ठीक है भाई, एम्प्लॉय को उसकी जॉब पोजीशन मिल गई। अब जो नया एम्प्लॉय आया है, उसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के साथ में इंट्रोड्यूस करवाना, उसे मिलवाना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से, ताकि नए बंदे के मन में जो हेजिटेशन है वो हेजिटेशन दूर हो सके, ताकि नया बंदा ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस को, वहां के वर्किंग स्टाइल को समझ सके। इसे बोला जाता है ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इसके लिए क्या होता है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं स्पेशली, बट छोटी मोटी कंपनी में जो भी सीनियर है, जो भी बॉस है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है? सारे बंदों से मिलवा देता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, उसकी कॉम्पिटेंसी को हम लोग और ज्यादा अपडेट करते हैं, इसे बोला जाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसे भी करवा सकते हैं, मेंटोर की हेल्प से भी ट्रेनिंग करवा सकते हैं हम लोग, डमी मॉडल पर भी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो जब हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, इसे बोला जाता है ट्रेनिंग। बट जब हम एम्प्लॉय का ऑलराउंड ग्रोथ करते हैं, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऑलराउंड ग्रोथ की बात करते हैं, बहुत सारी स्किल्स उसे सिखाते हैं, तो इसी ट्रेनिंग को हम लोग क्या कह देते हैं? डेवलपमेंट। अच्छा ध्यान रखना, ट्रेनिंग जो है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ट्रेनिंग में हम लोग सिर्फ उसको वही स्किल्स सिखा रहे हैं जो उसके काम से रिलेटेड है। बट जब हम उसे एक्स्ट्रा स्किल्स भी सिखाते हैं ताकि उसकी ग्रोथ हो सके,
उसे बोला जाता है डेवलपमेंट। समझ गए? अब भाई बात आती है ट्रेनिंग के टाइप्स की, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग अंडर मेंटोर, जब बंदे को मेंटोर के अंडर ट्रेनिंग मिल रही है, एजुकेटर के अंडर ट्रेनिंग मिल रही है। ये ट्रेनिंग जब जरूरी होती है जब बहुत ज्यादा हायर लेवल ऑफ स्किल्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। और इस ट्रेनिंग का टाइम पीरियड पहले से फिक्स होता है, यूनिफॉर्म टाइम पीरियड होता है, सेम टाइम पीरियड होता है। इस तरह की ट्रेनिंग को बोला जाता है अप्रेंटिसशिप। क्या कहते हैं? अप्रेंटिसशिप। फैमिलियराइजिंग विद रूल्स, रेगुलेशंस एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो नया बंदा आया है उसे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग स्टाइल से फैमिलियराइज करवाना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से मिलवाना, ताकि उसके मन में जो हेजिटेशन है, जो शर्म है, वो शर्म दूर हो सके। इसे बोला जाता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। स्पेशली बहुत कुछ नहीं सिखाया जाता देखो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के अंदर, उसे बेसिकली बताया जाता है कि आपको छुट्टी लेनी है तो छुट्टी के ये रूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ये रूल्स हैं, ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, हमारा वर्किंग स्टाइल इस तरह का है, ये लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल में बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो आप लोगों को भी इंग्लिश में ही यहाँ पर बात करनी है। तो सारे रूल्स, रेगुलेशन, वर्किंग स्टाइल के बारे में बताना, उसके कॉलीग से उसको मिलवाना ताकि उसके मन की हेजिटेशन दूर हो सके। यहाँ पर कुछ बहुत सारी स्किल्स नहीं सिखाई जाती। इस तरह की ट्रेनिंग को बोला जाता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। जब बंदे को डुप्लीकेट मॉडल पर ट्रेन करा जाता है, डमी मॉडल पर ट्रेन करा जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को हायर करा, इस बंदे को बहुत ही डेलिकेट मशीनरी पर काम करना है, तो यहाँ पर हम लोग बंदे को ट्रेनिंग करवाते टाइम एक्चुअल मशीनरी पर काम नहीं करवाएंगे, उस मशीनरी के मॉडल पर हम लोग उससे प्रिपरेशन करवाएंगे। इस तरह की ट्रेनिंग को बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जो बंदा है उसको रजिस्टर के अंदर एंट्रीज करनी है, फेयर रजिस्टर है, रजिस्टर में काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, व्हाइटनर यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बंदे से फेयर रजिस्टर में काम करवाने की बजाय एक मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं, एक डुप्लीकेट रजिस्टर बना के रख सकते हैं, उस पर उसे ट्रेनिंग दे दें। जब वो अच्छे से सीख जाए तब हम उसे फेयर रजिस्टर दें। तो इस तरह की ट्रेनिंग को बोला जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किस पर करा रहे हैं? डमी मॉडल पर या फिर समझ लो डुप्लीकेट मॉडल पर। लास्ट है फ्रेश आइडियाज एंड न्यू नॉलेज। भाई ये जो ट्रेनिंग का मेथड है इसकी वजह से कंपनी को फ्रेश आइडियाज मिलते हैं, न्यू नॉलेज मिलती है। यहाँ पर कंपनी को यूथ मिलता है, ऐसे बंदे मिलते हैं जो अभी अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं। ये बंदे ऐसे हैं जो नई टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं, फ्रेश ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है इनकी वजह से। यहाँ पर बंदों को स्टाइपेंड पे करी जाती है। क्या पे करते हैं? स्टाइपेंड पे करते हैं। अच्छा पहले समझ लो क्या होता है। देखो इस तरह की ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एमबीए का इंस्टीट्यूट है। भाई एमबीए के इंस्टीट्यूट के अंदर बंदे को पूरा सब कुछ पढ़ाया गया, उसे पूरी थियोरेटिकल नॉलेज दी गई। अब जब ट्रेनिंग की बात आती है कि थियोरेटिकल नॉलेज के साथ में उसे प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले, तब जो इंस्टीट्यूट होता है वो अलग अलग कंपनीज के साथ में टाई अप करके रखता है। वो अपने बंदे को उस कंपनी के पास में भेज देते हैं कि भाई हम लोगों ने इसे थियोरेटिकल नॉलेज दे दी, अब आप लोग इसे ट्रेन करो, आप लोग इससे अपना काम करवाओ। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है? उस बंदे को ट्रेन करती है, तो साथ ही साथ कंपनी को फ्रेश आइडियाज भी मिलते हैं, न्यू नॉलेज भी मिलती है। बदले में कंपनी जो है वो बंदों को कुछ अमाउंट पे करती है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट पे करती है, बहुत ज्यादा हाई फाई सैलरी पे नहीं करती, इतना ही पे करती है कि सामने वाले बंदे की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल जाए डेली ऑफिस आने की। और इसको बोला जाता है स्टाइपेंड। क्या? स्टाइपेंड पे करना। प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है यहाँ पर इंटर्न्स को, हमारों को, साथ साथ में थियोरेटिकल नॉलेज को अपने इंस्टीट्यूट से ले ही रहे हैं। इसे बोला जाता है इंटर्नशिप। सीए के अंदर भी होता है कि भाई आपने अपने एग्जाम्स दे दिए, लास्ट के अंदर आपको किसी ना किसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप करनी होती है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हो? अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में मैच करते हो, जो आपने सीखा है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप अप्लाई करते हो। तो इस तरह की ट्रेनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर्नशिप। तो ये हो गए हमारे स्टाफिंग के सारे कीवर्ड्स डिस्कस। अब कीवर्ड्स अच्छे से देख लेना, कॉन्सेप्ट आप लोगों ने मैं उम्मीद करती हूँ पढ़ ही रखा है, नहीं पढ़ा तो पहले स्टाफिंग चैप्टर पूरा पढ़ लो, देन कीवर्ड्स देखना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर की केस स्टडीज की, और केस स्टडीज करके ये चैप्टर आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय फॉर नाउ।